जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बार आप लोग लिंक को कॉपी करिए, सभी मित्र, ठीक है। एक बार लिंक को कॉपी करिए, आपके पास जितने भी ग्रुप्स वगैरह हों हर जगह उसको शेयर कर दीजिएगा। आज के प्रश्न जो हैं बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। देखिएगा, जैसे कि कांस्टेबल की परीक्षा में क्या होगा कि आप लोगों से जैसे ना हिस्ट्री के किसी अदर एग्जाम में, जैसे मान लिया एसआई में कुछ प्रश्न पूछ लिए गए, या आरओ में पूछ लिया गया, बीईओ में पूछ लिया गया, यूपी ट्रिपल एससी में कुछ पूछ लिया गया, ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाने के ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर अच्छे से अच्छे कराए जाए, उनकी डिटेल भी बताई जाए। तो सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिएगा, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में आप लोग जो है इतना दबाव हो जाएगा, आप लोग उतनी मेहनत नहीं कर, मतलब ना कंफ्यूज बहुत होंगे। तो अभी से लगातार लगे रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। पहले कि मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और जब कामयाब होगे तो सब जलेंगे। देखिएगा, जो लाइनें लिखी है ना, तो ये बिल्कुल सही है कि इस समय जैसे ना आप फ़ोन लेकर बैठ जाते होंगे क्लास देखने के लिए, या ऑफलाइन कोचिंग आप कर रहे होंगे, तो मान लिया सुबह साइकिल से, बाइक से, बस से, आप जैसे भी कोचिंग वोचिंग जाते होंगे, सब लोग कहते होंगे ये देखो जा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सर नीचे डाल लो, बढ़िया, बस चुपचाप लगे रहो। जिस दिन वर्दी ले लेना, ठीक है, जिस दिन एक सरकारी नौकरी ले लेना, उन सबको उस दिन आप जवाब देना कि देख लो, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। किस साम्राज्य ने अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा रखने के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? क्योंकि देखो, था क्या कि सबसे ज़्यादा मंगोल थे ना, मंगोल उस समय बहुत आक्रमण करते थे। तो मंगोलों से सुरक्षा के लिए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया था, ठीक है। इसी ने दिल्ली और सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई थी, और ये खिलजी वंश का संस्थापक था, ठीक है। बहुत सॉरी, खिलजी वंश से संबंधित था। जलाउद्दीन जो उसके संस्थापक थे उनका भतीजा था, ठीक है। आप लोग इल्तुतमिश, गुलाम वंश का, आपसे पूछा जाएगा दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक तो कौन था बेटा? इल्तुतमिश था। और इसने क्या किया था? इसने चालीसा दल का गठन किया था। क्या किया था? चालीसा दल का गठन किया था, याद रखिएगा आप लोग। चालीसा दल को समाप्त किसने किया था? बलबन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था। क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब बाकी आपको जो भी फैक्ट अपने आप से याद आते जाया करें, उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ठीक है। पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, या अलीवर्दी खां? बताइएगा। तो देखिएगा, मुगल बादशाह उस समय कौन था? फ़र्रुखशियर, ठीक है। किसके द्वारा? मुगल बादशाह फ़र्रुखशियर के द्वारा, ठीक है। मुगल बादशाह फ़र्रुखशियर के द्वारा जो था 1717 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल का अंतिम सूबेदार जो था वो मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया गया। किसको? मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया गया। और इसी के साथ बंगाल में क्या था? वंशानुगत, ठीक है, सूबेदारी शासन व्यवस्था की भी शुरुआत हो गई थी। इसी मुर्शीद कुली खां ने क्या किया था? बंगाल की राजधानी, ठीक है, बंगाल की राजधानी कहाँ ले गया था? ढाका से कहाँ बनाई? मुर्शिदाबाद।
ठीक है, ढाका से कहाँ बनाई, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्रुखसियर के द्वारा जो था 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह ने किसको बनाया था, अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां को बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। 1740 में अलीवर्दी खां बने थे। ठीक है, 1739 में सरफराज खां थे और 1727 में शुजाउद्दीन मोहम्मद खां थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा कि काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काकोरी षड्यंत्र केस जो था, ठीक है, इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये घटना कब होती है बताइएगा, तो 9 अगस्त 1925 को। कब होती है, 9 अगस्त 1925 को ये घटना होती है। ठीक है, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। जो आपके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो था 11 जून 1897 को, 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में, जो शाहजहाँपुर ज़िला है ना, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इनको जो फांसी थी वो कहाँ दी गई थी, तो 19 दिसंबर 1927 को। कब, 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है, इनको फांसी दी गई और कहाँ पर, गोरखपुर के अंदर। कहाँ दी गई थी बेटा, गोरखपुर में इनको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। याद रखिएगा। कब हुई काकोरी ट्रेन घटना, 9 अगस्त 1925 को। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ इनका जन्म हुआ, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में। फांसी कहाँ दी गई, गोरखपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, चिल्का झील, कोलेरू झील, नल सरोवर झील या बूलर झील। बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, और चार की चारों झीलें बताइएगा ये कहाँ पर हैं। ठीक है, तो देखिएगा, चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी है बेटा, खारे पानी की झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोलेरू झील जो है वो कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है बेटा, आंध्र प्रदेश में है। नल सरोवर झील जो कि एक क्या है, रामसर स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। और बूलर झील जो है ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर है बेटा, जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है, तो बूलर झील है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये बूलर झील जो है यहाँ पर क्या है, तो यहीं से झेलम नदी, कौन सी, झेलम नदी जो होती है वो यहाँ झेलम नदी के ऊपर यह निर्मित है। और यह कैसी झील का उदाहरण है, तो ये भी याद रखना, गोखुर झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे कि चिल्का झील किसकी उदाहरण है, तो लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी कौन सी है, तब भी आप सही आंसर क्या बताएंगे, तो चिल्का बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चौथा प्रश्न है हमारा कि मणिकर्ण गर्म झरना किस राज्य में स्थित है। पानी के जो झरने होते हैं ना, तो कुछ गर्म होते हैं कुछ ठंडे होते हैं। तो मणिकर्ण नाम का जो गर्म झरना है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र
राजस्थान। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा मणिकर्ण झरना जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उड़ीसा में एक गर्म झरना है जिसका नाम है तपता पानी। क्या नाम है? तपता पानी। महाराष्ट्र में एक गर्म झरना है जिसका नाम है बज्जेश्वरी। क्या नाम है? बज्जेश्वरी नाम है। और राजस्थान के अंदर एक गर्म झरना है जिसका नाम है नारायणी। कौन सा है? नारायणी गर्म झरना है। अब देखिएगा हिमाचल प्रदेश भांग की खेती को वैध करने वाला, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला, अज्ञात शवों के डीएनए की जांच करने वाला, ठीक है, ये सारे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताइएगा आप लोग, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रा बताइएगा। तो सही आंसर तो ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है हमारा कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? बताइएगा। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा कि तमरिया जनजाति जो है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है। पहले ये देखो पिछड़ी जाति के अंतर्गत सम्मिलित थी, लेकिन वर्ष 2014 में, कब? वर्ष 2014 में इसको किस में शामिल किया गया? अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में इसको शामिल किया गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है बेटा? तो झारखंड राज्य में है। कहाँ है? झारखंड में है। तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड में और कौन सी अन्य जनजाति हैं? तो मुंडा है। ठीक है, और कौन सी है? बिरहोर है। ठीक है, एक और जनजाति पाई जाती है ओरांब। कौन सी पाई जाती है? ओरांब जनजाति पाई जाती है। खरिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये सारी कहाँ पर है? झारखंड में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से, सर्वाधिक जनजाति अनुसूचित जनजाति कहाँ पर रहती हैं? तो मध्य प्रदेश में। कैसे? जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो गया? तो सी ऑप्शन आप लोगों का बेटा सही हो जाएगा। आगे बढ़े। सातवां प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। देखिएगा वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आप लोग खुद ही देख रहे हैं एक एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कभी एकदम वन लाइनर प्रश्न नहीं रख रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रश्न है। तो बताइएगा सातवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा जीवाश्म ऊर्जा के बाद में अगर कोई महत्वपूर्ण दूसरा स्रोत है तो वो है सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा। हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? कोयला से प्राप्त होती है, जो कि कैसा है? जीवाश्म ईंधन है। 51.7% हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकता किससे पूरी करते हैं? कोयला से। और सौर ऊर्जा से जो है वो हम 26.5%। कितनी? ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये करेक्ट कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा से हम लोग करते हैं 12.5%। ठीक है, याद रखिएगा। और पवन ऊर्जा जो होती है, वायु ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं, इससे 10.2%। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है ना, तो उनमें 26.5% जो है योगदान है, जिनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान जो है दूसरे नंबर पर सौर ऊर्जा का ही है, और पहले नंबर पे कौन है? तो कोयला है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, थाईलैंड, स्पेन? बताइएगा। विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा विश्व में सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक देश है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। गन्ना उत्पादन में भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर है, याद रखिएगा।
ब्राज़ील जो है वो कहवा उत्पादन में भी कैसा है? कहवा उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, याद रखिएगा। थाईलैंड जो है बेटा वो रबड़ उत्पादन में प्रथम है। किसमें? रबड़ उत्पादन में प्रथम है। और स्पेन जो देश है वो जैतून के उत्पादन में प्रथम है। जैतून के उत्पादन में प्रथम कौन है? तो स्पेन है। ठीक है, याद रखिएगा। गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है, याद रखिएगा आप लोग। 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नवा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? बताइएगा सही आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, जावा, सुलावेशी या मिंडानाओ बताइएगा कि किसको जो है वो बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो जो देखिएगा सबसे पहले तो बादे की भूमि के रूप में मिंडानाओ को जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है फिलीपींस। कौन सा है? फिलीपींस में यह स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, फिलीपींस में ही क्या है? फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। यहीं पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इसके साथ में जो क्यूबा है ना, क्यूबा, तो देखिए क्यूबा एक देश है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो कैरेबियन सागर में स्थित है। कैरेबियन सागर में स्थित है और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है, जावा और सुलावेसी ये दोनों द्वीप जो हैं वो कहाँ पर पड़ते हैं? तो इंडोनेशिया के अंदर पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं? इंडोनेशिया देश जो है उसके हिस्सा है ये। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ में क्यूबा की राजधानी क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्या है? हवाना है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर अपने। 10वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? फ़खरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी? बताइएगा कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? फ़खरुद्दीन अली अहमद रहे हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी? तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा बेटा नीलम संजीव रेड्डी जो है। ठीक है, ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार 1967 से 1969 तक और दूसरी बार 1977 में रहे थे। ठीक है, और 1977 में क्या हुए? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। इनसे एक फैक्ट और याद रखिएगा कि निर्विरोध भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुना गया? नीलम संजीव रेड्डी। हालांकि ये दूसरी बार में चुने गए थे, पहली बार में इनको 1969 में इनको हार इनकी हुई थी, लेकिन जब 1977 में चुने गए तब ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर जैसे कि फ़खरुद्दीन अली अहमद जो है आपातकाल के समय कौन था? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। ठीक है, 11वां प्रश्न है हमारा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैराड डोमर मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल, महालनोबिस मॉडल या यश चक्रवर्ती मॉडल? बताइएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिएगा हैराड डोमर मॉडल पर कौन सी योजना आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी।
अशोक रुद्र मॉडल पर जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी। कौन सी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी बेटा? दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। और यश चक्रवर्ती मॉडल जो था इस पर तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी या ताप विद्युत संयंत्र। बताइएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य स्रोत क्या है। देखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ठीक है, सबसे पहले तो यह एक रंगहीन गैस है। कैसी है? रंगहीन गैस है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और इसमें जो है वो कैसी गंध आती है? तो सड़े हुए अंडे जैसी। इसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोक्रेवियल टूटने से उत्पन्न होता है। जैसे कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है? जैसे कि दलदल में, सीवर में। ठीक है, इसमें इनका यूज की मतलब इस प्रक्रिया का आमतौर पर पाचन के रूप में, अवायवीय पाचन जो होता है उसके रूप में जाना जाता है, जो कि सल्फेट के कम करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ से, इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। क्या है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ जो है इसका मुख्य स्रोत है। तो 12वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, गोशामर रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसा रेशम। बताइएगा कि मकड़ियों के द्वारा जो रेशम को उत्पादित किया जाता है उस रेशम को क्या कहा जाता है? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो उसको कहा जाता है बेटा क्या? गोशामर रेशम कहा जाता है। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो टसर रेशम होता है इसका उत्पादन किससे किया जाता है? तो टसर कीटों से किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर? तो अर्जुन, साल, जामुन। ठीक है, ठीक है, तो ये अर्जुन के, साल के, जामुन के, ठीक है, और बेर आदि वृक्षों पर पाई जाती हैं। जो मूंगा रेशम होती है ये मूंगा कीट से, किससे? मूंगा कीट से जो है इससे इसका उत्पादन किया जाता है। और भारत जो है, ठीक है, मूंगा रेशम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। ये भी याद रखिएगा, विश्व में अग्रणी है। ठीक है, याद रखिएगा। जो अहिंसा रेशम होती है ये उत्पादन की आधुनिक विधि है। कैसी है? उत्पादन की आधुनिक विधि है। और इसमें बेटा क्या किया जाता है? ये झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय है। कहाँ पर? झारखंड में काफ़ी लोकप्रिय है। और इसमें जो होता है वो कीटों को मारा नहीं जाता है। ठीक है, कीटों को बिना मारे ही उनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा। बाकी मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गोशामर रेशम कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न है हमारा कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1980, 1986, 1981 या 1974। बताइएगा कि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया? 1980 में, 1986 में, 1981 में या 1974 में? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 में पारित किया गया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया? तो 1986 में। याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया बेटा? तो 1986 में आया। वायु प्रदूषण अधिनियम, ठीक है, वायु प्रदूषण
निवारक एवं नियंत्रण, निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम, ये कब आता है? 1981 में। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये 1974 में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो गया? तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा कि वन संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित हुआ? तो 1980 में पारित हुआ है। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, बताइएगा। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सीमा स्पर्श करते हैं? तो देखिएगा, याद रखिएगा, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ठीक है, बहराइच, पीलीभीत, ठीक है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो 7 ज़िले जो है वो नेपाल के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, लेकिन कुशीनगर जो है वो नेपाल के साथ में सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर को महोत्सव नगर के नाम से जानते थे? मतलब प्राचीन नाम जो था इसका महोत्सव नगर था। ठीक है, वर्तमान में इसको कुछ अलीगढ़ कहते हैं, महोबा कहते हैं, कन्नौज कहते हैं या बुंदेलखंड कहते हैं। तो बताइएगा 16वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, अलीगढ़ को जो है वो कोल नगर या क्या कहते थे पुराने ज़माने में? कोयल कहते थे। महोबा जो है इसको क्या कहते थे? महोत्सव नगर कहते थे। कन्नौज को महोदेश्वरी कहते थे। क्या कहते थे? महोदेश्वरी कहते थे। और बुंदेलखंड जो है इसको जेजाक भुक्ति कहते थे। क्या कहा जाता था? जेजाक भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। 16वें प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है हमारा कि मणिपुर हिंसा की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है? न्यायमूर्ति अजय लांबा, टीवी सोमनाथन, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी या न्यायमूर्ति अभय यम सप्रे, बताइएगा। देखिएगा, मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही है, तो उसकी हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में एक समिति मतलब एक आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, इसमें 2 अन्य सदस्य भी हैं। एक का नाम है पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं हिमांशु शेखर, ठीक है, और एक है आलोक प्रभाकर, याद रखिएगा। अच्छा, ये क्यों हुई? तो एक वहाँ पर गैर जनजाति समुदाय था मैतई, जिसको क्या दिया गया? अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, जिसमें क्या हुआ, अन्य जो जनजातियाँ थी जैसे कि नागा थी, कुकी थी या अन्य जो जनजातियाँ जो दर्जा प्राप्त थी वो इसका विरोध कर रही हैं। टीवी सोमनाथन समिति ने जो है वो मार्च 2023 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया है अभी? तो टीवी सोमनाथन। ऋतुराज अवस्थी जो हैं वो 22वें विधि आयोग के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और न्यायमूर्ति जो अभय यम सप्रे हैं, इनके द्वारा क्या किया गया है? तो याद रखिएगा, अभी आपने बहुत चर्चा में सुना होगा अडानी हिंडनबर्ग, ठीक है, जो हमारे देश के अडानी थे, और एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी इस मामले की जांच के लिए। ठीक है, किस समिति का गठन किया गया था? तो न्यायमूर्ति अभय यम सप्रे जो थे इनकी अध्यक्षता में गठन किया गया था। ठीक है, तो बाकी 17वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है हमारा कि 14वां विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कटक,
नागपुर, इंदौर या मुंबई? बताइएगा। 14वां विश्व मसाला कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बेटा मुंबई में। कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया है। जिसका उद्देश्य क्या था, मतलब थीम क्या थी? तो विजन 2023 स्पाइसेज। ठीक है, याद रखिएगा। कटक में क्या हुआ है? तो भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन, भारतीय चावल कांग्रेस 2023। इसके साथ में नागपुर में अभी क्या हुआ है? तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। क्या हुआ है? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? नागपुर में हुआ है। जिसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और इंदौर में क्या हुआ है? तो 17वां प्रवासी भारतीय 17वां प्रवासीय भारतीय सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व मसाला कांग्रेस का पहला आयोजन कब हुआ था? तो पहला आयोजन हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा के दौरान भारत में निर्मित 2 युद्धपोत उस देश के राष्ट्रीय बल को सौंपे? ठीक है, मतलब अभी राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा की जहां पर भारत की तरफ से उनको भारत के में निर्मित 2 युद्धपोत जो थे उनको दिए गए थे? रोमानिया को, थाईलैंड को, मालदीव को या बांग्लादेश को? बताइएगा। तो देखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव को। किसको? मालदीव को सौंपे गए हैं, जिनमें से एक तेज गश्ती पोत है और एक जो है वो लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण पोत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अच्छा, जो रोमानिया है ना, तो रोमानिया के जो उपरक्षा मंत्री थे सिमोना कोजाकारू और भारत के जो रक्षा सचिव है गिरधर अरमने ने अभी भारत में मुलाकात की है, जिनमें भारत के पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और बांग्लादेश को जो है वो भारत की तरफ से अभी 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव्स जो है उनको दिया गया है। इसके साथ में जो थाईलैंड है, तो बैंकॉक में क्या हुआ? भारत के रक्षा मंत्रालय और थाईलैंड के रक्षा मंत्रालय के मध्य में अभी क्या हुई है? 8वीं बैठक संपन्न हुई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोग जरा रोमानिया की राजधानी, थाईलैंड की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी और मालदीव की राजधानी जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क के लिए, ठीक है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चारों के चारों की राजधानी बतानी है। ठीक है, चलिए। और अगला प्रश्न है हमारा कि 31वें पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया और इसकी थीम क्या थी। तो 2 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के हैं और ये दोनों प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोनों प्रश्नों के आंसर आप लोगों को करने हैं। ठीक है, चलिए बाकी देखिएगा हमारा मोटिव वही है कि सफलता की ओर। हाँ, बाकी आप लोगों के लिए एक जानकारी है कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पूरनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, मतलब पीलीभीत जिले के आसपास के क्षेत्र के हैं, तो वो सभी लोग या आपके जो भी भाई बहन मित्र मंडली जो भी है, तो उनके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट है सोमवार को पूरा फुल। तो जो भी चाहे वो आ सकता है मॉक टेस्ट देखने, लेकिन संडे तक जो है वो एक बार अपनी रजिस्ट्रेशन करा दे। वो फ्री मॉक टेस्ट है, मतलब आप लोगों को केवल सूचित करना होगा, जो दिया गया नंबर है इस पर। ठीक है, पता क्या है? मोहल्ला नारायणपुर पूरनपुर में है। ठीक है, तो आप लोग आकर एक अच्छा सा टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी जो है उसका आकलन कर सकते हैं। क्योंकि जितने आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देंगे मार्केट के मॉक टेस्ट से और मेरे मॉक टेस्ट में आप लोगों को बहुत अंतर मिलेगा, क्योंकि वहाँ कट कॉपी पेस्ट होता है, यहाँ कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है। लगभग मैं हर सोमवार को अब ये कोशिश करूँगा कि महीने में दो बार कम से कम एक फ्री मॉक टेस्ट रखूँ, और वो फ्री होगा पूरनपुर क्षेत्र के जितने भी आसपास के लोग हैं। तो आप लोग भाई जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को भैया वीडियो पसंद आ रही है तो अब आप बताइएगा आप लोगों को मेहनत कैसी लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ
मैं आपके एक भाई की तरह अगर मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भाई वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को इस साल, ठीक है, वर्दी दिलाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी कल की क्लास में रात के 9 बजे। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद,